अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बड़ी खुशी की बात है कि एक लंबे अरसे बाद पूना आने का इत्तेफाक हुआ। कोरोना के बाद से ही मतलब सारे ऑनलाइन सेशंस हो रहे हैं, जूम पर सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और अब लोग चाहते हैं कि जूम पर सब हो जाए, फिजिकल ना आए तो आने जाने का वक्त भी बचता है, खर्च बच जाता है और सब अपने अपने घर पे बैठकर उसको अच्छे से सुन सकते हैं। लेकिन एसईओ चूँकि ये सोचती है कि नहीं, अगर 1-to-1 बात की जाए, काउंसलिंग की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं भी ये समझता हूँ कि जब तक बच्चों से आप 1-to-1 नहीं मिलेंगे तब तक आप बच्चों की सही रहनुमाई नहीं कर सकते। तो चलिए, वक्त काफ़ी हो चुका है, ज़्यादा वक्त ना ज़ाय करते हुए अगर आप लोग कुछ लिखने के लिए लाए हैं तो बहुत अच्छा, कुछ चीज़ें नोट करते जाएं। अगर आप कुछ लिखने के लिए नहीं लाए हैं तो कोई मुनासिब स्लाइड आए तो आप उसका फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। और अगर आपके तमाम के नंबर एसईओ वाले के पास रजिस्टर होंगे तो फिर वो ये पीपीटी भी आपको भेज देंगे। लेकिन अगर आपको ना मिले, डर हो कि नहीं मिलेगा, तो आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। ये लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद क्वेश्चन आंसर होंगे और क्वेश्चन आंसर के बाद फिर हम लोग इसका अख्तिताम करेंगे। तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि 10वीं का इम्तिहान दिए हुए कितने बच्चे जो 10th अपीयर कर चुके हैं इस साल? अच्छा, 10वीं वाले इतने। अच्छा, 11th-12th में कितने बच्चे हैं? 11th-12th के कम है। और 9th वाले भी है क्या? 9th वाले, 9th वाला को अच्छा एक ही बच्ची, 2-3 है। और ग्रेजुएट बच्चे भी है क्या यहाँ पे? ग्रेजुएट बच्चे। तो एक मुख्तसर सा तारुफ हम लोग करियर का करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि हम बात कर रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट अ करियर की, कि करियर का इंतखाब कैसे करें। तो जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, हर इंडिविजुअल में फ़र्क होता है। कोई एक डॉक्टर होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है, एक इंजीनियर होता है, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते, यहाँ तक कि घर में मौजूद सगी बहनें और सगे भाई भी एक जैसे नहीं होते। दूसरी चीज़ है कि दो प्रोफेशन एक जैसे नहीं होते। मतलब कोई होटल मैनेजमेंट का जो इंडिविजुअल है वो कोई पायलट के बराबर नहीं हो सकता। कोई इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियर है, वो कोई आईटी इंजीनियर के बराबर नहीं हो सकता। तो दो प्रोफेशन भी अलग अलग होते हैं और तमाम इंडिविजुअल्स भी अलग अलग होते हैं। पूरी दुनिया में 6.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, इसमें भी कोई दो इंडिविजुअल ऐसे नहीं होते जो बिल्कुल एक जैसे हो। कम से कम उनके फिंगरप्रिंट्स में और या उनके डीएनए में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो हर इंडिविजुअल यूनिक होता है और हर इंडिविजुअल में टैलेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ इंडिविजुअल बगैर टैलेंट के पैदा हो, कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जिसमें कोई टैलेंट ना हो। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा फर्स्ट आते हैं, हमेशा 90+ आते हैं। कुछ बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते, वो ड्राइंग में अच्छे होते हैं, लैंग्वेजेस में अच्छे होते हैं। अच्छा, जो बच्चे एकेडमिक में अच्छे नहीं होते वो स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, बराबर है। अब जो बच्चे एकेडमिक्स में बहुत अच्छे होते हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट या ऐसे कुछ प्रोफेशन सीए वगैरह इख्तियार करते हैं। लेकिन जिनकी पढ़ाई में दिलचस्पी कम होती है वो स्पोर्ट्स में करियर बनाते हैं, वो लैंग्वेजेस में करियर बनाते हैं, वो और दूसरे शोबों में करियर बनाते हैं। तो एक तो बेसिक चीज़ ये है कि कोई बच्चा बेकार पैदा नहीं हुआ है, हर बच्चे के पास कोई ना कोई टैलेंट है और वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया है। उस टैलेंट को ढूंढने के लिए हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं। उस टैलेंट को तलाश करने के लिए हम क्या करते हैं? बच्चे को स्कूल में डालते हैं। स्कूल का मकसद क्या है? ताकि एक बच्चा वहां जाके अपना वो छुपा हुआ टैलेंट पहचान सके जिसके लिए अल्लाह ने उसको पैदा किया। वो हिडन टैलेंट पहचानने का एक गुर है। वैसे अब ये बहस हो रही है कि 100 साल 150 साल स्कूलिंग ने दुनिया को क्या दिया। तो आप देखते हैं दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे आईफोन हो, इन सबके सीईओज और मालिकान जो है वो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बाकायदा तालिब इल्म नहीं रहे। दे वेर आइदर ड्रॉप आउट्स और दे हैड नेवर अटेंडेड एनी फॉर्मल एजुकेशन इन देयर चाइल्डहुड। ठीक है, तो दुनिया में जो टैलेंट है ना वो स्कूल से परे है। तो जो ये कस्टमाइज स्कूलिंग हो गई है कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर बच्चा 10वीं पढ़ेगा, 12वीं पढ़ेगा, ग्रेजुएट करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, डॉक्टरेट करेगा, फिर जॉब लेगा, हर बच्चा फर्स्ट आएगा, हर बच्चे को अंग्रेजी आना चाहिए। ये सारे मफरूजात हैं, ये सारे अजम्पशंस हैं। जबकि आप देखते हैं
कि हमारे ही मुल्क में कई ऐसे बेहतरीन लीडर है, बड़े लीडर है, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो पूरा मुल्क चला रहे हैं, पूरा देश चला रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज के मालिकान हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के, जो 4वीं और 5वीं क्लास तक पढ़े, पूरी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। और वाइस चांसलर जो पीएचडी होता है वो उनके अंडर काम करता है, बराबर। तो ये दुनिया में एक अलग चीज है। तो इंडिविजुअल में डिफरेंस होते हैं, और किसी भी करियर को प्लान करने के लिए हमको प्लान करना पड़ता है। लाइफ को क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। लाइफ की प्लानिंग के लिए करियर प्लानिंग उसका एक हिस्सा है। तो जब हम प्लान करते हैं तो हम गोल सेट करते हैं कि हमको जाना कहाँ है। अगर किसी को पता हो कि उसको जाना कहाँ है, तो वो अपनी जिंदगी के मकसद का तयन करे, उस रास्ते पर चले। जैसे कि बचपन से किसी बच्चे को लगता है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, उसके पेरेंट्स भी उसके बताते हैं हाँ तुझे डॉक्टर बनना है। वो माशरे में भी देखता है कि डॉक्टर की बड़ी इज्जत है, फिर वो ये भी महसूस करता है कि डॉक्टर पैसे भी खूब कमाता है, तो नेचुरली उसका रुझान ये बनता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। ये उसका टैलेंट है या नहीं ये उसको नहीं पता, पर वो चूंकि माशरे में ऐसे हालात पैदा हुए हैं, इसको हम बोलते हैं करियर विद मार्केटिंग। मतलब आप एक चीज मार्केट हो रही है और उस मार्केट के पीछे आप जा रहे हैं, तो आप वो बनना चाहते हैं जो मार्केट में चल रहा है, भले उसकी सलाहियत आप में हो या ना हो। बिल्कुल सही है। जैसे मैं अभी यहां पर पूछूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको डॉक्टर बनना है, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे? डॉक्टर कितने बच्चों को बनना है? चलो, 1 लड़की, 2, 3, 4, और लड़कों में 5, तो लड़के सब मरीज ही बनेंगे। 5 बच्चों को बनना है। अच्छा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने लोगों को बनना है? चलिए, तो कुछ ज्यादा लोग हाथ उठाते हैं, मतलब 5-6 लोग बच्चे हाथ उठाते हैं। किसी को पायलट भी बनना है क्या? पायलट बनना है एक को। अच्छा, चलिए, और क्या? किसी को एमबीए कितने लोगों को करना है? एमबीए। अच्छा, चलिए, 3 लोगों को एमबीए करना है। अच्छा, कोई टीचर बनना चाहता है? स्कूल टीचर। स्कूल टीचर के लिए कोई हाथ नहीं उठता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि स्कूल टीचर की हालत से आप वाकिफ हो। एक तो वो स्कूल में ऐसे बच्चों को डील करता है जिनको उनके माँ बाप भी बर्दाश्त नहीं करते, बराबर। दूसरी ये कि टीचर की माशरे में कोई इज्जत नहीं। तीसरी ये कि उसको पैसा भी बहुत सारा नहीं मिलता है। अब हम कितनी भी तकरीर करें कि टीचर बनना जो है वो मौलवी का पेशा एक नबवी पेशा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उस्ताद बनने को बड़ी अहमियत जताई है, उसका बहुत सवाब है। लेकिन फिर भी आप में से कोई टीचर नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मार्केट फोर्सेस उसके खिलाफ है। अब तो टीचर को सैलरी भी कम मिलती है। अब तो टीचर जो है बेचारा 6 घंटे 8 घंटे काम करके बहुत ज्यादा सेटिस्फाई भी नहीं होता है। तो टीचर मजबूरी तौर पर माशरे में कोई इज्जत नहीं पाता। आप एक बात याद रखिए, जिस माशरे में टीचर की इज्जत नहीं, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो माशरा जवाल पजीर है, डिटेरियोरेटिंग है। जिस माशरे में टीचर की कोई इज्जत नहीं है। और ऐसे ही है, मैं ये सवाल पूरे हिंदुस्तान भर में पूछता हूं, और मुझे पता है कि किसी को टीचर नहीं बनता है। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको बनाने वाले असातिज़ा कोई बनना नहीं चाहता। इसकी एक बड़ी वजूहत है, वो आपके पेरेंट्स अगर यहाँ रहते तो उनसे डिस्कस करते। तो अब तो चूंकि बच्चे ये पेरेंट्स है नहीं, तो डिस्कस करना मुश्किल है। अब हम ये बात करेंगे कि करियर को प्लान कैसे किया जाता है। इसके बाद की स्लाइड से आपके लिखने का काम शुरू होता है। मतलब ये काम शुरू होता है कि आपको प्लानिंग की मैं कुछ चीजें बताऊंगा जिसमें आप प्लान कर सकते हैं। तो जब हम किसी चीज को प्लान करते हैं तो ये चीजें देखी जाती है कि आप अपने आप को क्या पहचानते हैं या नहीं। यू शुड नो योर सेल्फ। नो योर सेल्फ में पहले आता है इंटेलिजेंस। आपका इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस के कई मियार होते हैं। इंटेलिजेंस को आईक्यू कहा जाता है। बहुत हाई क्यू वाले जो लोग होते हैं, वैसे हिंदुस्तान में जो आईक्यू का स्केल है वो 90 to 110 120 है। 90 to 110 आईक्यू स्केल होता है, जो एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला बच्चा होता है। उसके ऊपर जो आईक्यू होता है वो मोस्ट इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो आईक्यू था वो 162 था। 162, बहुत इंटेलिजेंट। 162 मतलब हाई आईक्यू हो गया। अभी एक भारत की एक बच्ची है, कहीं साउथ की है, उसके आईक्यू का पता चला है वो 192 है। उस आईक्यू के बच्चे को मैथ्स साइंस पढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, वो देख के चीजों को इन्फर कर लेते।
मतलब उनको पता रहता है कि मैथ्स कैसे सॉल्व करता है, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, वो ब्रिलियंट होते हैं, नेचुरली ब्रिलियंट होते हैं। तो ये आईक्यू कुछ टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है, इसके लिए आईक्यू टेस्ट होता है। हमने पुणे में भी किया है आईक्यू टेस्ट, बॉम्बे में हम करते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में अब तो ऑनलाइन होता है। तो आईक्यू आपको जानना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस। दूसरा है आपका एटीट्यूड, कि आप लोगों से कैसे मिलते हैं, कैसे आप बिहेव करते हैं, कैसे आपका पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। आपका रवैया, आपका बर्ताव, आपका रहन सहन, आपका चाल चलन, वो आपके एटीट्यूड से आता है। अभी कोई बच्ची को अगर फैशन डिजाइनिंग करना है तो उसका माइंडसेट अलग होगा, कोई बच्ची को अगर आलिमा बनना है तो उसका माइंडसेट नेचुरली अलग होगा। तो ये डिपेंड है कि हाउ योर एटीट्यूड इज, आप कैसे एटीट्यूड के साथ सामने वाले को इंप्रेस करते हैं। तीसरी चीज है आपका इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पी, कि आपको किस फील्ड में दिलचस्पी है। दिलचस्पी मार्केट ओरिएंटेड भी होती है। जैसे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से काफ़ी सालों तक, तकरीबन 60s तक, सारे बच्चे आर्ट्स लेते थे और लॉ करते थे, लॉ। इसलिए आप देखेंगे हमारी आज़ादी की लड़ाई में भी काफ़ी सारे जो लीडर्स हैं वो सब के सब क्या है, लॉयर्स हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो तिलक हो, जितने सारे हमारे लीडर रहे उसमें से जवाहरलाल नेहरू हो, ये सब लॉयर थे। सबने बीए किया, लॉ किया, बीए एमए किया, लॉ किया। तब लोग साइंस और कॉमर्स नहीं लेते थे, तब बीए लेते थे, और या तो लॉ करते थे या तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती, इन लैंग्वेजेस में एमए करके डॉक्टरेट करते थे और कॉलेज में पढ़ाते थे। कॉलेज में पढ़ाना उसमें बहुत हाई ग्रेड समझा जाता था। फिर 60s के बाद थोड़ा कमर्शलाइजेशन हुआ, फॉरेन फंडिंग आई, तो फिर हमारे यहाँ आप देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ा। ये 70-80s तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रुझान था। बच्चे डिप्लोमा करते थे, फिर डिग्री करते थे। ज़्यादातर बच्चे डिप्लोमा करके, डिग्री करके आउट ऑफ इंडिया, गल्फ में चले जाते थे। इसलिए आप देखेंगे कि कई आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स जो है वो गल्फ में है, गल्फ में काम करते हो, ज़्यादातर इंजीनियर्स। अब तो अलग अलग हो गए, पहले सब इंजीनियर्स होते थे। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत होता था, बिल्डिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बिंग है, कलरिंग है, और ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाली। 80s के बाद क्या हुआ कि MBA में लोग जाने लगे, MBA की मार्केटिंग बहुत हुई। यहाँ तक कि ये हुआ कि BDS MBBS करने के बाद भी लोग MBA हेल्थ केयर करते थे। फिर ये चला और 20 साल, सन 2000 में IT रिवॉल्यूशन आया। तो आप देखते हैं कि सारे बच्चे IT में जाने लगे, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, IT, कंप्यूटर साइंस, वो अभी तक चल रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, उसमें ड्रास्टिक चेंज आया आफ्टर कोविड, और अब हमारा सामना AI से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। फिर अब क्लाउड कंप्यूटिंग आ गया है, अब साइबर सिक्योरिटी आ गया है, अब फुल स्टेक डिप्लोमास आ गए हैं, कोर्सेस आ गए हैं, डिजाइनिंग आ गया है। तो अब ये चीज़ें बदली। तो ये आपके इंटरेस्ट जो है ना वो मार्केट की वजह से बदलता है, याद रखिए। आज भी फैशन डिजाइनिंग बहुत बड़ा करियर है अगर आप में टैलेंट है तो। आज भी अगर आपने सिर्फ अकाउंट्स में भी डिप्लोमा किया वो भी अच्छा करियर है, पर उसमें आपको एक्सीलेंस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट के बाद है आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी दो तरह की होती है, या तो इंट्रोवर्ट या तो एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो क्लर्क बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, वो कॉरपोरेट लॉयर बनते हैं, वो अकाउंटेंट बनते हैं, वो लोगों से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं। उनकी पर्सनैलिटी इनर सेल्फ वाली होती है। कुछ लोग आउट पर्सनैलिटी वाले होते हैं और वो लोगों से बात अच्छी करते हैं, लोगों में घुलते मिलते हैं, खुश होते हैं, घर जाके लोगों से मिलते हैं, दावतें कबूल करते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग लॉयर बनते हैं जो पब्लिक अपीयरेंस करता है, ऐसे लोग टीचर बनते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिशियन बनते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या सबसे वादा कर लेते हैं। ऐसा आदमी एक मस्जिद का इमाम भी हो सकता है क्योंकि वो इमामत करता है, तकरीर करता है। तकरीर करने वाले अक्सर लोग आउट स्पोकन होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बाहर दिखाई देती है, उनकी लाइफ के बारे में सबको पता होता है, उनके बीवी बच्चों के बारे में सबको पता होता है। ऐसे लोगों के लिए करियर बाहर वाले करियर है, आउटडोर वाले करियर होते हैं, और जो इनसाइड पर्सनैलिटी है उनके लिए इंडोर वाले करियर ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 5 साल का खर्च है, फिर आपने नीट एग्जाम पास नहीं किया तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपको एक 50-55 लाख का कम से कम खर्च है, 1 करोड़ के ऊपर खर्च है। आपको पायलट बनना है तो कम से कम 30 से 35 लाख का खर्च है।
आपको इंजीनियर बनना है, डिग्री करना है, तो 1 साल का खर्च कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए है, तो 5-6 लाख रुपए आपको लगेंगे। तो आपके पेरेंट्स क्या अफोर्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी बच्चे करियर का इंतखाब करते हैं। कभी कभी ये होता है कि बच्चा ब्रिलियंट होता है तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप। जैसे अगर किसी को आईएएस बनना है तो आईएएस बनने के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे पास आए, मतलब जैसे लोग काम कर रहे हैं मार्केट में, हम जैसे बहुत सारे करियर काउंसलर्स, तो हम आपको आईएएस बनने का तरीका बता देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। तो आपके बगैर पैसे में, अगर आप में टैलेंट है तो आप कर पाए। ये बहुत सारे करियर के साथ है। या पूरा में एएफएमसी है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, अगर आपने नीट किया और आपके 670 680 से ज़्यादा नंबर आए तो आपको फ्री में एएफएमसी में दाखिला मिलता है। 5 साल आप मुफ्त में एमबीबीएस करते हैं, उल्टा गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है। फिर आप एमडी एमएस भी कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आपको 15 साल डिफेंस में जॉब करनी पड़ती है, आप जॉब छोड़ नहीं सकते 15 साल। इसके अलावा यहाँ पे आइजर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, उसमें 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, मैथ्स, स्टैट्स, 5 साल बगैर किसी फीस के, रहना खाना सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। आइजर पूना में है, बहुत मशहूर अदारा है। तो अब इतने अच्छे ऑप्शन मौजूद है किसके लिए? टैलेंट के लिए। अगर आपके पास टैलेंट है, आपने सही रुख पर मेहनत की, तो आप सही करियर का इंतखाब कर सकते हैं। यू कैन चूज अ बेटर करियर इफ यू डू अ हार्ड वर्क और इफ यू आर हैविंग अ टैलेंट। तो ये डिपेंड है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन पे और आपको पेरेंट्स कितना हेल्प कर रहे हैं उस पर। दूसरी एक चीज है हेल्थ, कि आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आपको धूल मिट्टी से एलर्जी है तो आप सिविल इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर आप रात में जाग के काम नहीं कर सकते, आपको नींद आती है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। अगर आपको ऊंचाई से चक्कर आता है तो आप कैबिन क्रू, पायलट, ये सब नहीं कर सकते। पायलट के लिए जरूरी है कि उसको आसमान पे उड़ना है तो नीचे चक्कर नहीं है। आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, आपकी बॉडी कैपेबल होनी चाहिए वो काम कर दें, बराबर। अगर आपको माइंस में काम करना है, आईआईटी खड़गपुर में इंजीनियर होता है माइन इंजीनियरिंग, तो गर्मी में काम करने की आपको आदत होनी चाहिए। हमने बहरीन में देखा कि वहां पर जो इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर, वो बड़ा मैदान है और उसमें से पेट्रोल उबल रहा है, तो उबलते हुए पेट्रोल में पाइप डाल के उसको वॉल लगा के उसको चैनलाइज करके मशीन में डालते हैं पेट्रोल को। तो जब पेट्रोल निकलता है ना हम बच्चों, तो इंतहाई शदीद गर्मी होती है, आदमी पसीने में शराबूर हो जाता है। तो कुएं होते हैं, तेल के, पेट्रोल के कुएं होते हैं अलग अलग। तो इतना पेट्रोल निकलता है कि कुछ जगहों पर ना वो लोग पेट्रोल को जमा करके आग लगा देते। तो इतनी बड़ी आग लगती है जैसे 2-3 फ्लोर तक आग लगी हुई, उतनी गर्मी में वो काम करता है। फिर वो बोलता है कि सर मुझे आदत है गर्मी में काम करने की, बहुत मेहनत में करता हूँ तो मैं कर पाया। अब वो लोग 5 साल में जॉब छोड़ देते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है जिसको मरीन शिप पर जॉब लगी है, जो एक डीजल मैकेनिक है। तो मरीन में जब बहुत वो मर्चेंट नेवी की जो शिप 8-8 10-10 दिन जाती है, तो उसके पास एक बड़ा कुआं जैसा होता है, ये इतना बड़ा स्टेज है, इतना बड़ा कुआं होता है, इसमें डीजल भरा होता है। अगर कोई वॉल खराब हो जाए तो उसको एक पोशाक पहना के डीजल में छोड़ देते हैं, वो डीजल में तैरते हुए जाके वॉल बराबर करता है। अब इसके लिए कितना टैलेंट चाहिए, कितनी ताकत चाहिए। उसको ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो मैंने देखा कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी अगर आपको लगा हुआ है और अगर आप 500 से 1000 मीटर पानी में नीचे चले जाए तो आप सांस नहीं ले पाते। वाटर का प्रेशर इतना होता है कि आपका सीना बाहर नहीं आता, आपका दम घुटता है जबकि आपका ऑक्सीजन लगा है। ऐसे ही आप चले जाए महाबलेश्वर और ऊपर जाए, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो इतने ऊपर हिल स्टेशन पे काम करें, वहाँ पे शहतूत की खेती होती है, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी होती है, वहाँ पर अलग अलग किस्म के एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट होते हैं। लेकिन आप इतने ऊपर ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन में काम नहीं कर सकते। तो ये आपका हेल्थ का इशू, तो इसको भी देखते हुए आपको काम करना पड़ता है। कभी कभी ये होता है कि कुछ लोगों का मिजाज डोमिनेंट होता है, वो ऐसे काम नहीं कर सकते जो सर्विस इंडस्ट्री में, मतलब किसी का पीए बनना, किसी का सेक्रेटरी बनना, किसी की डायरी लेके उसके पीछे चलना, नोट्स लेना, किसी को फॉलो करना, ये उनके खून में नहीं होता। तो वो लोग ऐसे करियर में फिर गुस्सा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सबमिशन वाले होते हैं, हाँ मैडम बोलिए, हाँ सर बोलिए, उनके लिए वैसा करियर होता है। तो आपके जो हालात है, आपका जो नेचर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी सेहत जो है, उसके हिसाब से करियर का इंतखाब आप करें। फिर जेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए करियर, लड़कों के लिए करियर।
वैसे तो अब ये कहा जाता है कि कोई भी करियर ऐसा नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन अब भी कुछ करियर में लड़कियों को चैलेंजेस है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। पायलट आजकल लड़कियां बन रही है लेकिन तादाद कम है, वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा है, वहाँ पे वर्क आवर्स जो है बहुत ज़्यादा है, जागना बहुत पड़ता है और बहुत सारे पैरामीटर्स हेल्थ के देखना पड़ते हैं। या केमिकल इंजीनियरिंग में आप कहीं पे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर बन गया, आपने फार्मेसी कर लिया, अब जॉब है उधर जंगल में, कहीं कारखाने में, कहीं कंपनी में, तो वहाँ एक लड़की जाके काम नहीं कर सकती। पूरा एनवायरनमेंट, कोई औरत है ही नहीं है, एक अकेली लड़की है, वो बैठ के बेचारी कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रही है और दूर दूर तक कोई फैसिलिटी नहीं, कोई आबादी नहीं, अंदर 25-50 मर्द काम कर रहे हैं, तो ये उसके लिए सेफ नहीं कंसिडर किया जाता। तो अब आप ये देखिए कि आपका जेंडर कैसा है तो आपको क्या काम करना है। अब कुछ लड़कियां होटल मैनेजमेंट करते हैं, होटल मैनेजमेंट करने के बाद वो रूम सर्विस में काम करते हैं, फिर हमारे पास आके शिकायत करते हैं कि हमको तो काम अच्छा नहीं लगता है ना। अब कुछ लड़कियां होटल मैनेजमेंट में किचन ले लेती है, किचन, और पूरा वो शेफ का काम करती है, पर लड़कियों को जमता नहीं, क्योंकि होटलों में खाना बनाना जो है वो क्वांटिटी में मर्द ही करते हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि दुनिया में मर्द ज्यादा बेहतर अच्छा खाना बनाते हैं, इसलिए आप देखेंगे किसी होटल में औरतों को शेफ नहीं रखा जाता है, क्या नहीं, पता नहीं क्यों, जबकि घर में तो औरतें ही खाना अच्छा बनाती है ना। तो पता नहीं उसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये एक जेंडर डिफरेंसेस हम लोग देखते हैं। फिर प्राइमरी में पढ़ाने के लिए अक्सर देखेंगे आप लड़कियों को अपॉइंट किया जाता है, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी डिग्री में मर्द होते हैं, बहर औरतें भी होती है लेकिन मर्द ज्यादा होते हैं। फैमिली कोर्ट में औरतें होती है सब वकील, लेकिन सिविल में, क्रिमिनल में सारे के सारे मर्द होते हैं। कंपनी लॉयर मर्द ही होते हैं, जबकि फैमिली कोर्ट, तलाक, ये वो सब औरतें होती हैं। तो ये क्यों होता है? ये उसके नेचर की वजह से, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसका जो नेचर है वो कम वो करती है। अब कोई बुर्का डिजाइन करने का जॉब है तो वो औरत अच्छा करेगी मर्द की बजाय, तो ये डिफरेंस नेचुरल है, नेचुरल डिफरेंस है। फिर वर्क एनवायरनमेंट देखना जरूरी है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, आपको काम क्या करना पड़ेगा। अब जब मैं टीचर बना, मैं एक टीचर हूं, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपनी मर्जी से टीचर बना, मतलब मुझे टीचर ही बनना था, ऐसा नहीं हुआ कि कुछ काम नहीं कर सका, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो टीचर बन गया, ऐसा नहीं, मैं मर्जी से टीचर बना। इसलिए अच्छा टीचर बनाओ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में, तकरीर करने में, बच्चों की कॉपियां जांचने में मजा आता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें इलेक्शन ड्यूटी भी करना पड़ेगी, और मुझे नहीं पता था कि इसमें सर्वे, सेंसस का सर्वे भी करना पड़ेगा। और अगर आप रूरल में जाएंगे तो देखेंगे कि टीचर खाना भी बनाते हैं, टीचर खाना भी बनाते हैं, टीचर बहुत सारे काम करता है। हमारे स्कूल में जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है तो उसको अस्पताल में मैं ही ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है। तो मुझे नहीं पता था कि ये काम करना पड़ेगा एज ए टीचर, लेकिन मजा आता है क्योंकि आप उन बच्चों में रहते हो जिनको आप चेंज कर सकते हो, या जो आपकी बात सुन सकते हैं, ठीक है, तो उस कैडर को हम पढ़ाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है, ये सारे एस्पेक्ट्स है जो करियर सिलेक्शन में आपकी मदद करते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कॉमर्स में करियर कौन कौन से, मुख्तसर में बताऊंगा कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में, ताकि आपको एक ओवरऑल मिल जाए, फिर आप सवाल मुझसे कर सके। अगर आप कॉमर्स में जाते हैं तो आपको ये तमाम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं 11th-12th में। इकोनॉमिक्स है, बुक कीपिंग है, मैथमेटिक्स है, एसपी है, ओसी है, कॉस्टिंग है, बराबर। ये नॉर्मल सब्जेक्ट है जो कॉमर्स में पढ़ाए जाते हैं। कॉमर्स में ये कोर्सेज करने के बाद आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे सीए है, ICWA है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, लॉ है, मास कम्युनिकेशन है, जर्नलिज्म है और MBA है, CS मतलब कंप्यूटर साइंस है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म है, या MCA है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपका 12th में मैथ्स है। ये एक बेसिक करियर है। इसके अलावा BCom, BA, BMM, BMS, BAF, बैचलर ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंस, BCom इंश्योरेंस, BCom बैंकिंग, BCom जनरल, ये कोर्सेस आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर एग्जाम्स में जा सकते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज में बहुत बच्चे जाते हैं, बैंकिंग में बहुत सारे जॉब्स होते हैं उसमें लोग जाते हैं, इंश्योरेंस में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, एयरफोर्स अकाउंट्स है, सेंट्रल एक्साइज मिनिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती है। अब इनकम टैक्स अकाउंटेंट जो होता है वो GST अकाउंटेंट हो गया है, उसमें वैकेंसीज होती है, अकाउंटेंट की जॉब है। या फिर ये दूसरे एग्जाम्स होते हैं, टॉफल है, GRE है, GMAT है, ये एग्जाम देके लोग MBA करते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं। आप क्या भी मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएट करें, MCom करें, मास्टर इन इकोनॉमिक्स करें,
MA ऑपरेशनल रिसर्च करें, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट में कोई डिप्लोमा करें आप, या आप डिप्लोमा कोर्सेज करें टैक्सेशन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, HR में या एडवर्टाइजिंग में। तो ये सारे कोर्सेज कॉमर्स के थ्रू किए जाते हैं जो अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं। इसमें एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ बहुत सारे हैं। अभी बहरहाल हमारे मुल्क का एम्प्लॉयमेंट रेशो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आगे चल के नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे, नई फील्ड आएगी और बहुत सारी ऐसी फील्ड जिसमें आज जॉब नहीं है उसमें जॉब आपको क्रिएट हो जाएंगे। फिर कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत बड़ा करियर है कॉमर्स से, जिसको 12th के बाद भी आप परस्यू कर सकते हैं और BCom के बाद भी परस्यू कर सकते हैं। इसके हर जगह सेंटर है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत अच्छा करियर है, रिजल्ट बहुत कम लगता है लेकिन एवरग्रीन करियर है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आपको फिर कोई मसला नहीं, आप लोगों का बैलेंस शीट देखेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे, आप लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देंगे, ठीक है ना। हर बड़ी फर्म का, हर बड़ी यूनिवर्सिटी का, हर बड़े कॉलेज का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना लाजमी। उसके बाद आप कॉस्ट अकाउंटिंग में जाएंगे। कॉस्ट अकाउंट भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में इतने सारे कोर्सेज आए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपको घर बैठे बहुत सारे जॉब मिलते हैं। इसके लिए टैली, एडवांस टैली और कुछ सॉफ्टवेयर सीखना पड़ते हैं जो फाइनेंस के सॉफ्टवेयर होते हैं, और आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। आजकल फाइनेंशियल एस्पेक्ट को समझने के लिए, उस पर काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। अगर आपने ये कॉस्ट अकाउंटेंसी सीख लिया तो आपके लिए एक अच्छा करियर हो सकता है। MBA होता है IITs में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, जो एक मुंबई में है और पूरे भारत में 17-18 IITs है, तो इनके पास भी MBA होता है। यहाँ पर भी आप MBA कर सकते हैं। MBA वहाँ से किया जाए जहाँ का प्लेसमेंट अच्छा हो, वो तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा NIMSEC है, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मुंबई में है। इसकी कई ब्रांचेस भी है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका प्लेसमेंट भारत में सबसे अच्छा है, मतलब नंबर 1 नंबर 2 पे रहती है। सारे डिस्टेंस के कोर्सेस है, सारे रेगुलर कोर्सेस है, इंजीनियरिंग के कोर्सेस है। मुंबई में विले पार्ले में ये कॉलेज मौजूद है। इसके अलावा सिम्बायोसिस जो आपके पूना से करीब है, पूना में ही है। सिम्बायोसिस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में MBA के लिए भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज का नंबर आता है। सिम्बायोसिस का प्लेसमेंट अच्छा है। जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट है जिनको बाहर देश में जाके काम करना है, वो सिम्बायोसिस से ही MBA करते हैं। इनके पास ऐसे कोर्सेज है जो कोर्सेज आपको बाहर नहीं मिलेंगे। इनके कोर्सेज में देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट बहुत आगे चल रहा है। ये शॉपिंग मॉल में जो काम होता है, चीज़ें आती है जाती है, उसको रिटेल मैनेजमेंट कहा जाता है। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, ये जॉब देने वाले डिप्लोमास है 1-1 साल के। आपको सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ जो है पुणे यूनिवर्सिटी, उसमें भी मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे। आप जैसा चाहे वैसा कोर्स कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप साइंस लेते हैं तो कॉमर्स के बाद साइंस एक दूसरी बड़ी फील्ड है जिसमें बच्चे जाते हैं। इसमें आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। इसमें ऑप्शंस होते हैं ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, ऐसे ऑप्शन होते हैं, लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आप साइंस में पढ़ते हैं। साइंस जब बच्चा पढ़ता है तो उसका परसेंटेज 3 अलग अलग टाइप में डिवाइड होता है। एक PCB होता है, एक PCM होता है और एक एग्रीगेट होता है। अगर आप PCB करते हैं और आपका 50% आता है, 150 मार्क्स मिलते हैं 300 में से, तो आप मेडिकल कोर्सेज में जाते हैं। मेडिकल कोर्सेज के लिए नीट देना होता है। नीट हर साल मई के महीने में पहले हफ्ते में पूरे भारत में होता है और पूरे देश के लिए मेडिकल में जाने के लिए नीट कंपलसरी है। इसमें जो कोर्सेज है वो है BBS, वो है BDS। ये 2 बड़े कोर्सेज है। एक BDS कोर्स आपके इसी कैंपस में होता है। उसके बाद आयुष मिनिस्ट्री के कोर्सेज है, जिसमें एक है BAMS, एक है BUMS और एक है BHMS। BAMS होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, BUMS है बैचलर ऑफ यूनानी और BHMS है बैचलर ऑफ होम्योपैथी। उसके बाद BPT मतलब फिजियोथेरेपी, उसके बाद BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस, और उसके बाद है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सारे आयुष मिनिस्ट्री के कोर्सेज जो नीट के थ्रू होते हैं। इसके अलावा नीट के थ्रू होने वाले कोर्सेज में BVSC बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों का डॉक्टर, अच्छा स्कोप है, अच्छा करियर है, ये भी नीट के थ्रू होता है
और जितने साल में आप MBBS करते हैं उतने साल में आप जानवरों का डॉक्टर बनते हैं। तो ये कोर्सेज जो है ये सब नीट के थ्रू होते हैं। अब आप याद रखिए कि BSc नर्सिंग जो है वो भी इस साल से, मतलब पिछले साल से नीट के थ्रू हो रहा है। उसको BSc नर्सिंग नीट बोलते हैं। 4 साल का होता है BSc नर्सिंग। उसको जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी बोलते हैं, GNM बोलते हैं उसको। 4 साल का होता है। और डिप्लोमा नर्सिंग 3 साल का होता है। ये पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ ऑडिटरी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी और बैचलर ऑफ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी। जो बच्चे नीट के अलावा मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं वो ये कोर्सेज करते हैं। इसमें और भी कोर्सेज हैं, जैसे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जैसे रेडियोथेरेपी, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एनेस्थेसिया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन। ये सारे पैरामेडिकल के कोर्सेस हैं जो 3-3 साल के होते हैं और जो बगैर नीट के होते हैं। और हर बड़े हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के होते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस कम होती है, प्राइवेट में फीस ज्यादा होती है। और 3-3 साल के होते हैं, कुछ कोर्सेज 4 साल के होते हैं। अक्सर कॉलेजेस में 3 साल का, मतलब मेडिकल कॉलेजेस 3 साल का कोर्स होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इसके अलावा इसमें ये सारे कोर्सेज हैं जिसमें डिप्लोमा इन रेडिएशन है, जो मैंने डायलिसिस टेक्नीशियन बताया, ECG टेक्नोलॉजी है, कम्युनिटी हेल्थ है, न्यूट्रिशन डाइट प्लानिंग है, या जैसे जिसे हम कहते हैं डाइटिशियन का कोर्स है, वो सब इसमें होता है। इसमें नेचुरोपैथी के भी कोर्सेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है, जो विदाउट नीट आप कर सकते हैं। तो ये मेडिकल के बच्चों के लिए ज़्यादातर लड़कियां ये कोर्सेज करती है, क्योंकि ECG, सोनोग्राफी, एक्सरे, इसमें लेडीज़ को लेडीज़ ही असिस्ट करती है। या जैसे ऑपरेशन थिएटर में, तो वहाँ पर लेडीज़ का होना ज़रूरी है, तो वहाँ लड़कियाँ ये कोर्स करके जॉब पर लगती है। लड़कों के लिए भी ये कोर्स बहुत अच्छा करियर देते हैं और आउट ऑफ इंडिया, गल्फ में भी और यूरोपियन कंट्रीज में भी ये कोर्सेज बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टस जॉब का प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ स्पेशल कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 10वीं के बाद डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, जैसे रबर टेक्नोलॉजी है, जैसे डिप्लोमा इन लेदर है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। ये थोड़े हटके कोर्सेज है जिसको अक्सर बच्चों को इसके बारे में इल्म नहीं होता, जबकि इनमें करियर बहुत है। रबर से हर चीज़ बनती है। देखिए, ये रबर का बना है, ये प्लास्टिक का बना है, ये प्लास्टिक से बना है, बराबर है। ये लेदर का पाउच है, ये एक अलग मटेरियल का बना है, इसका कवर ये सॉफ्ट लेदर है। तो लेदर इंडस्ट्री, इसके अलावा एक बार हमने विजिट किया था जयपुर, वहाँ नीलकमल देखा था मैंने, जिनकी कुर्सियाँ बनती है प्लास्टिक की, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। पूरे मुल्क में नीलकमल के प्लास्टिक की चेयर्स का बहुत बड़ा मार्केट है। एक शख्स जो उसका मालिक है उससे हम लोग मिले, बहुत सिंपल सादा आदमी है और नीलकमल चलाता है। तो बहुत बड़ा करियर है, बहुत सारे हज़ारों लोग काम करते हैं, तो ये करियर। इसके अलावा टेक्सटाइल में डिप्लोमा होता है 10वीं के बाद भी और 12वीं के बाद। तो इसमें एक सीरीज ऑफ डिप्लोमास जो हम कर सकते हैं, जिसमें फैशन टेक्नोलॉजी से लेकर टेक्सटाइल कलर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग या टेक्सटाइल मैनेजमेंट या एम्ब्रॉयडरी टेक्नोलॉजी या अपैरल डिजाइनिंग होता है। इसके एक इंस्टीट्यूट है NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और मुल्क भर में, दिल्ली में, मुंबई में, खारघर में इसका कॉलेज है। इसका एंट्रेंस टेस्ट होता है और आप इसमें जा सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, ये बात याद रखिए। एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी फील्ड है और पूना के लोग, या पूना से आगे हम बढ़ते हैं कोल्हापुर, शोलापुर, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। BSc एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, BTech इन फूड साइंस और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये कोर्सेज होते हैं। जैसे जैसे खाने की मांग बढ़ रही है, एग्रीकल्चर के कोर्सेज में इजाफा होता जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के बीज, मुख्तलिफ किस्म के चावल और विटामिन A युक्त चावल, प्रोटीन युक्त कॉर्न, भुट्टा, बराबर, इन सब में करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर आने वाले दिनों में भारत में सबसे आगे बढ़ने वाली चीज़। एग्रीकल्चर का कोई तोड़ नहीं है, सिर्फ ये है कि मेहनत ज़्यादा है, अदरवाइज उसमें पैसा भी ज़्यादा है और करियर भी बहुत अच्छा है। तो ये करियर आप इसमें कर सकते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए डिप्लोमाज है, डिग्रीज है। ये सारे नॉर्मल इंजीनियरिंग के कोर्सेज है जिसमें डिप्लोमा होता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, IT, कंप्यूटर साइंस और केमिकल। ये सारे डिप्लोमाज 10वीं के बाद है
या ये सारे डिप्लोमाज डिग्रीज 12th के बाद। 12th के बाद करने के लिए आपको जेई देना होता है या आपको MHT CET देना होता है 200 नंबर का 12th साइंस के बाद। ये PCM के बाद के कोर्सेस। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन भी अच्छा जा रहा है और कुछ नए कोर्सेज भी आए हैं, उसकी बात हम लोग करें। देखिए ये एंट्रेंस टेस्ट है 10+2 लेवल के, जो मुख्तलिफ कोर्सेज में जाने के लिए ज़रूरी है। मैंने आपसे नीट कहा, नीट मेडिकल के लिए है। जेई मैंने आपको बताया ये इंजीनियरिंग के लिए है। आइजर नाइजर ये नेस्ट करके एक एग्ज़ाम होता है और बेंगलोर में इसका बहुत बड़ा कॉलेज है। 5 साल का इंटीग्रेटेड BSc होता है यहाँ पे। नाइजर ये कोर्स का, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। नाटा आर्किटेक्चर के लिए होता है। 12th के बाद PCM के साथ 5 साल का आर्किटेक्चर डिग्री होती है। उसके बाद क्लैट एक है जो लॉ के लिए होता है, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये NIFT जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। CPT है CA के लिए। NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, ये डिज़ाइन के कोर्सेज होते हैं। ये मुंबई में IIT में भी है। डिज़ाइन के कोर्सेज की मांग आजकल बहुत बढ़ गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पालदी अहमदाबाद में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट का एंट्रेंस टेस्ट होता है। NDA आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए NDA का कोर्स होता है। GPAT ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से ये लिस्ट है जिसमें आपको जाना है। पहले एंट्रेंस की तैयारी करें, उसकी इन्फॉर्मेशन ले। सबकी वेबसाइट है, आपको सारी डिटेल उस पर मिल जाएगी। इसके बाद ये है कि आर्ट्स के बाद हमारे पास कोर्सेज बहुत सारे हैं। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, म्यूजिक है, फैशन डिजाइनिंग है, कल्चर है, लैंग्वेजेस है, इंटीरियर डेकोरेटर है, पेंटिंग्स है। ये सारी तस्वीरें पेंटिंग से बनी है। ये पेंटिंग है सब, ये पेंटिंग का अक्स है। असल पेंटिंग कहीं और होगी जो पेंटिंग लगी है, और इनका अक्स है ये। इनको फोटोकॉपी करके बनाया गया है। या जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग है, ये हॉल जैसे डिजाइन किया गया है। फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी जगह है। पहले ओपेरा म्यूजिक होती थी, वो भी ऐसे ही बनाए जाते थे। ये पुरानी तर्ज पे बना हुआ आपका बड़ा खूबसूरत हॉल है। वेंटिलेशन खाली इसमें नहीं है, इसलिए कि इस वक्त जब ये हॉल बना होगा तब AC की इजाद हो गई होगी। तो AC होने की वजह से अब हॉल ओपन नहीं होते। पहले ओपन थिएटर, ओपन हॉल होते थे, तो हवा चारों तरफ से आती थी। और पहले तो माइक नहीं होते थे। तो मुंबई में आज भी थिएटर ऐसे है कि जैसे हम आवाज़ लगाए तो पूरे हॉल में बगैर माइक की आवाज़ जाती है। यहाँ पर ये सिस्टम काम करता है। हाँ, काम कर रहा है। मतलब जहाँ पर इको काम करेगा वहाँ पर वो सिस्टम काम करेगा। तो देखो यहाँ इको काम कर रहा है। मैं जब माइक में बोल रहा था तो आप सबको आवाज़ आ रही है। उतनी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, आप आखिरी बच्चा सुन पा रहा है मेरी बात? लास्ट यू कैन हियर मी। मतलब वो सिस्टम इको का यहाँ पर काम करता है। ये एक आर्किटेक्चर का एक कमाल है कि जहाँ पर अगर माइक ना भी हो और लाइट चली जाए तब भी आप बात कर सकते हैं। अब जो नए थिएटर आए हैं उसमें माइक चला, माइक अगर चलना बंद कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी आवाज़ दूसरी कुर्सी तक नहीं जाती। तो ये आर्किटेक्चर में बनाने का, और ये जो लकड़ियाँ लगी है ये आवाज़ को एब्जॉर्ब करती है। तो ये मैं कितनी भी जोर से चिल्लाऊं, अगर ये दरवाज़ा बंद हो तो गेट से बाहर आवाज़ नहीं जाती। और ये आवाज़ इको होती है, लेकिन इतनी नहीं होती कि आप डबल आवाज़ सुने। क्यों? क्योंकि लकड़ा जो है, ये वुड जो है, ये आवाज़ को एब्जॉर्ब करता है, साउंड एब्जॉर्ब करता है। फिर आपका जो फ्लोर है वो भी साउंड एब्जॉर्बर है। फिर आपका जो स्टेज है ये भी साउंड एब्जॉर्बर है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपके जो स्पीकर प्लेस किए गए होंगे उसका एक साइंस है कि स्पीकर, तो ये कौन करता है भाई? ये करते हैं इंटीरियर डिजाइनर। तो ये आर्ट्स में लोग करते हैं। सिविल सर्विसेज में, IAS में जाने वाले मैक्सिमम अफराद क्या करते हैं? आर्ट्स लेते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, फारसी, इटालियन, जापानीज, बाहर की लैंग्वेजेस सीखना भी बहुत फायदे का काम है। और दिल्ली में जामिया मिलिया बड़ा इंस्टीट्यूट है जो लैंग्वेजेस की कोचिंग करता है। लैंग्वेजेस में कोई भी कोर्स करके आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो ये कोर्सेस है जो आप कर सकते हैं आर्ट्स के बाद, ठीक है। फिर BA के ग्रेजुएशन के बाद आप ये सब कर सकते हैं। B.Ed कर सकते हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, MBA उसके बाद भी होता है। तो ये सारे कोर्सेस, आर्ट्स में आदमी आज़ाद होता है, जो चाहे करें। साइंस में, कॉमर्स में आदमी फिक्स हो जाता है। तो जो बच्चे जिनका कुछ डिसीजन नहीं होता वो आर्ट्स लेते हैं, लेकिन वो तरक्की ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत 90% आया तो वो डॉक्टर बनेगा, 80 आया तो इंजीनियर बनेगा, 60 आएगा तो कॉमर्स लेगा और 40 आएगा तो आर्ट्स लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोर्स की अपनी अहमियत है, हर लैंग्वेज की अपनी अहमियत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, और ये कुछ कंप्यूटर एग्जाम्स है, UPSC, MPSC।
MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसकी 1 दर्जन से ज़्यादा क्लासेस पुणे शहर में मौजूद है। और UPSC की क्लासेस दिल्ली में है, बम्बई में कुछ क्लास है, कोटा में है, राजस्थान में। कोटा राजस्थान हब है। इस वक्त महाराष्ट्र में लातूर है, नांदेड़ है, औरंगाबाद है। पुणे के बाद ये कंप्यूटर एग्जाम्स के हब है। और पुणे में भी पूरे देश से और देश के बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं। लेकिन अफसोस की ये बात है कि पुणे के ही बच्चे यहाँ पे बहुत कम पढ़ते हैं। पुणे के बच्चे कम पढ़ते हैं, बाहर से आने वाले ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिसमें आपको जाना चाहिए और आपको इसमें करियर बनाना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 10 करियर है जो फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हैं और 2047 तक ये करियर अच्छा करने वाले हैं। तो पहले ये बात जो हो गई है, इस पर अगर किसी का कोई सवाल हो तो सवाल पूछे और फिर हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कोर्सेज के लिए PCB जरूरी है, जैसे रेडियोलॉजी वगैरह है, उनके लिए PCM जरूरी है, रेडियोलॉजी के कोर्सेज के लिए। और कभी कभी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें साइंस नहीं होगा तो भी चल जाता है। इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर बच्चे में टैलेंट है तो फिर उसको कोई चीज़ रोकती नहीं, सिवाय चंद प्राइवेट कोर्सेज के। अब मैंने तो ये देखा है कि बच्चे 12th करते हैं और फिजिक्स वाला ज्वाइन करते हैं 5-6 हज़ार में और नीट क्लियर कर जाते हैं, 600-650 नंबर आ जाते हैं। तो बच्चे में टैलेंट है तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसा देखा जाए तो बच्चे आकाश में और राव में और फिटजी में जाते हैं, 5-5 लाख रुपये इंटीग्रेटेड 12th में खर्च करते हैं और नीट नहीं कर पाते। तो बच्चे के टैलेंट पे, इंटरेस्ट पे भी डिपेंड होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT क्लियर कर लेते हैं, JEE मेन क्लियर कर लेते हैं, एडवांस क्लियर कर लेते हैं, सीधा IIT में चले जाते हैं। पैसे की ज़रूरत नहीं रहती। पैसा तो तब लगता है जब आपके पास मेहनत की कमी हो या आपके पास टैलेंट की कमी। तो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं, आप परसीव करें तो जो चाहे वो कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आप में पैशन हो तो उसके लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, आदमी ऐसे ही कर लेता है। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट बनाया तब उसके पास कोई बना बनाया कंप्यूटर थोड़ी था, उसने एक चीज़ इमेजिन की, खुद ही बनाया ना उसने, और खुद बनाने के बाद ही उसने आगे काम किया। उसके पास भी पैसे नहीं थे। न्यूटन के पास कोई बहुत सारे पैसे नहीं थे कि उसने ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्कवर कर लिए। कोई लॉ डिस्कवर करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एक्सपेरिमेंट करना पड़ते हैं। तो बहुत सारे काम है जिसके लिए पैसे नहीं लगते। मगर अब कोई डिग्री ही हासिल करना हो आपको तो क्या करें। लेकिन आप याद रखिए, बहुत बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें डिग्रीज की वैल्यू नहीं है, उसमें टैलेंट की वैल्यू है। ये हम देखते हैं IT इंजीनियरिंग में, IT फील्ड में हम देखते हैं कि एक 12-14 साल के बच्चे को गूगल अपॉइंट कर लेता है और एक MTech PhD इंजीनियर बैठा रहता है, हाथ मलते रहता है। तो ये टैलेंट की, क्रिएटिविटी की और 3D इमेजिनेशन की और रीजनिंग पावर अगर अच्छा हो तो इन चीज़ों से बच्चा करियर में अच्छा काम कर सकता है। ऐसा तो नहीं है, बच्चे अपने कुछ चीज़ों में बहुत टैलेंटेड हैं। जैसे मैंने देखा कि अपनी कौम के बच्चे अगर आप देखें स्पेशली तो IT में उनका दिमाग बहुत चलता है, साइबर सिक्योरिटी में, ये कंप्यूटर वायरस में, डिज़ाइनिंग में, ऑटोमोबाइल में दिमाग बहुत चलता है और उसमें वो अच्छा करते भी हैं। और जितने दूसरे मेहनत के कोर्सेस हैं, सोल्डरिंग में या ये आर्किटेक्चर में, प्लम्बिंग में या ड्राफ्टमैन में, ये सब में हमारे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, उसमें उनको जाना चाहिए। मतलब आगे चल के अब जब एजुकेशन सबके पास डिग्री होगी तो काम उसी को मिलेगा जिसके पास स्किल होगी, जिसके पास लैंग्वेज होगी, जिसका टैलेंट होगा। ये सब भी इक्वल हो जाएगा तो फिर उसको जॉब मिलेगा जो खुश मिजाज होगा। समझे ना आप बात। अब मल्टीटास्क करने वाले लोग भी हैं, लोग IT में काम भी करते हैं, फिर PR वर्क भी करते हैं, सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, सारे काम कर लेते हैं। तो कंपनी आप देखते होंगे गूगल हर 6-6 महीने बाद 10,000 20,000 लोगों को निकाल देती है, क्योंकि वो मशीनें 10 लोगों का काम अकेले कर रही है। पहले जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारे क्लर्क की जॉब चली गई, बराबर। फिर कंप्यूटर में जब एक्सेल आया तो बहुत सारे अकाउंटेंट्स जो हाथ से परसेंटेज निकालते थे वो खत्म हो गया। अब वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी नहीं है सिलेबस में, क्योंकि वो एक्सेल सब कर देता है। अब आगे चल के AI सब करेगा तो आपको और लोग कम लगेंगे। एक आदमी 10, 15 या 50 लोगों का काम करेगा।
तो अब ज़रूरत नहीं। पहले कुकिंग क्लासेस होती थी, अब यूट्यूब पे देख के आप खाना बना सकते हैं। पहले लैंग्वेज क्लासेस होती थी, अब यूट्यूब पे देख के आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। अरे यूट्यूब पे देख के लोग प्लेन उड़ाना सीख जाते हैं। तो अब कैसा हो गया कि कोचिंग जो है ना, फिजिकल कोचिंग, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ऐसे कोर्सेस ले जो आने वाले दौर की ज़रूरत, पुराने कोर्सेस ना ले। अब ऐसे दौर में अगर कोई टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन करे तो आप क्या बोले? अब तो वो बंद हो गए, टाइपराइटर बंद हो गए, तब कैसे चलेगा? रेडियो बनता था पहले, रेडियो सुनते थे लोग, रेडियो अब बंद हो गया। तो कोई रेडियो रिपेयरिंग का कोर्स करे तो आप उसको क्या बोले? इसी तरीके से कुछ सालों में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां बंद हो जाएगी, तो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयर करना पड़ेगा। तो आज से तैयारी करें। इलेक्ट्रीशियन कम हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन की जगह हमको कौन मिलेगा? सोलार पैनल लगाने वाले लोग चाहिए, हाइड्रोजन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ऐसे लोग चाहिए। तो धीरे धीरे पुराने प्रोफेशन खत्म होते हैं, वो नए प्रोफेशन को जन्म देते हैं। ऐसा होता है ना। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि बच्चे हमारे सोचे कि आगे किन फील्ड में स्कोप बढ़ने वाला है, उन करियर का इंतखाब करें। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे करियर है। खाली स्पोर्ट्स का एक बैड एस्पेक्ट ये है कि अगर आपको मतलब सचिन तेंदुलकर जैसा कुछ बनना है तो वो ज़रा मुश्किल है। लेकिन करियर अच्छा है फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, जूडो, कराटे में, बॉक्सिंग में। इसमें आप नेशनल लेवल तक, पुलिस में, आर्मी में जा सकते हैं। और अगर आप कुछ ना करें, खाली मैराथन दौड़ने में भी अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी जॉब लगती है और आप अच्छे लेवल तक जा सकते हैं। वहाँ पे रिटायर होकर आपको पेंशन भी मिलती है। तो जो स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उसको गली में खेलने की बजाय किसी एकेडमी से खेलें, जिस एकेडमी से आप डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल खेल सकें। तो वहाँ पर फिर आपको करियर मिलेगा। अगर आप क्रिकेट भी खेलते हैं तो भी आप किसी एकेडमी से खेलें, ताकि वहाँ पर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। वरना गली में खेलेंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा? बराबर है। अब वो लोग नहीं रहे हैं कि आपको खेलते हुए देखा और बोला चल आजा बैटिंग कर दे। अब नहीं होता है, अब सिलेक्शन होता है। अब बहुत बच्चे करते हैं, बहुत अच्छे लोग बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। एक हमारी जान पहचान में एक बच्चा है, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो स्पिन बॉलर बने। तो स्पिन बॉलर सीखने के लिए वो 2 साल इंग्लैंड में जाके कोर्स करके आया। जब यह कोर्स करके आया और जो बॉलिंग किया तो हमने देखा कि उससे अच्छी बॉलिंग तो गली के लड़के कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा 2 साल इंग्लैंड जाके क्या किया? तो बोले मैंने स्विंग सीखा हूँ। मैंने कहा तेरे से अच्छी स्विंग तो वो करता है। तो ये कैसा है? ये टैलेंट है। इसमें इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी का कोई कमाल नहीं। इसमें कोई किसी का बेटा, कोई किसी का बाप नहीं। वरना सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर के बेटे क्रिकेट टीम में होते हैं आज। क्यों नहीं है? सिर्फ और सिर्फ टैलेंट ओरिएंटेड टीम है, टैलेंट ओरिएंटेड काम है। आप मैच जीते, आपने 6 लगाया, आपने विकेट लिया, आपने फील्डिंग की, आपका कमाल है। ऐसे ही एक सिमिलर फील्ड है एक्टिंग। एक्टिंग में अगर आप अभिषेक बच्चन भी है, अमिताभ बच्चन के बेटे भी है, तब भी आपकी फिल्में नहीं चलेगी। मतलब ऐसा तो नहीं कि अमिताभ बच्चन का बेटा है इसलिए हम फिल्म देखने जाए, ऐसा नहीं है। हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की भी फिल्में देखते हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं देखते, क्योंकि हीरो का उसमें कोई शायबा नहीं है। बराबर है। क्यों देखते हैं उसकी फिल्में? क्योंकि टैलेंट है ना। तो ये कुछ फील्ड ऐसी है जिसमें बायसनेस नहीं है, स्पोर्ट्स में और एक्टिंग में। इन फील्ड में आप सिर्फ अपने टैलेंट की बेस पर आगे जाते हैं। वो अलग बात है कि उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट कुछ और है कि फिल्में कैसे मिलेगी, क्या होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अगर आप अच्छी एक्टिंग करते तो आपको ढूंढ लिया जाता है। जैसे किसी जमाने नाना पाटेकर को ढूंढा गया, उसकी तो शक्ल सूरत वैसी नहीं है हीरो बनने जैसी, उसको ढूंढा गया ना। सचिन तेंदुलकर ने जब क्रिकेट शुरू किया तो वो कम हाइट थी, बैट बहुत हेवी थी, बैट यहाँ तक आती थी, उठा नहीं पाता था बैट, तो बैट लेके रनिंग करता था। तो धीरे धीरे स्किल आई, हेवी बैट से 6 मारने की प्रैक्टिस की, बन गए। तो मेहनत की ना। टैलेंट के साथ मेहनत करेंगे तो सक्सेस पीछे पीछे आ जाती। और किस्मत का चमत्कार का इंतजार करते हैं ना, वो लोग कमजोर होते हैं, चमत्कार नहीं होते। चमत्कार तो हम मरने के बाद ही होंगे। जिंदगी में हम चमत्कार नहीं, हम मेहनत करना पड़ेगी। अब कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप बैठे रात में सोए, आपने दुआ की और तकिए के नीचे से 500, 1000 के नोट आ गए। ऐसा होगा अभी कि भाई कोई मतलब पढ़ के? पहले मैं बचपन में ऐसा सोचता था कि यार मैं दुआ करूं और अल्लाह मियाँ किसी जिन को भेजे, सुबह उठ के तकिए के नीचे हाथ डालूं तो 10,000 रुपये मिल जाए, क्योंकि तब 10,000 में घर चलता था।
समझे आप बात? अब 10,000 में कुछ नहीं होता है, पर अब मुझे यकीन आ गया कि जिन आगे पैसे नहीं देगा अपने को ही मेहनत करना पड़ेगी। समझे बात? चलिए, और कोई सवाल पूछिए। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ना जो स्कोप है वो टैलेंट के बिना पर। अगर आपने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोई पीजी डिप्लोमा किया, एक तो है बहुत महंगा, बहुत महंगे कोर्सेस है, और अगर आपको करियर बनाना है तो आप नीचे से स्टार्ट करें। इसका सस्ता तरीका ये है कि बीपीएड करें, बीपीएड एमपीएड, मतलब स्कूल में जो पीटी टीचर होता है ना स्पोर्ट्स का, वहां से शुरुआत करें तो आप ऊपर जल्दी जाएंगे। ये जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट डिप्लोमा है ना, ये बहुत बड़ा फरेब है। मतलब इसमें क्या होता है कि आदमी को आता कुछ नहीं और वो चला क्रिकेटर बनने, अंपायर बनने, और उसको गली और मिड विकेट और कुछ नहीं पता है। ऐसे नहीं होता है, आप में इंटरनल टैलेंट होना चाहिए, बराबर है। या तो आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में डिग्री करें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत अच्छा वो है, और मतलब एक टीम को आप कैसे आगे बढ़ाते हैं। आप चक दे इंडिया देखी होगी आप सबने, देखिए ना भाई कि नहीं देखी? आप लोग ऐसे क्यों बैठे एकदम कि नहीं जवाब नहीं दे रहा, कसम खाई कि नहीं, मुंह नहीं खोलना है? नहीं, अच्छा चलिए। तो चक दे इंडिया में जो शाहरुख खान का रोल है ना, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाला रोल है। वो कैसे टीम को खड़ा करता है, टीम को कैसे मुनज़्ज़म करता है, कैसे टीम के झगड़े दूर करता है। समझे आप बात? या एक रोल जब इंडिया की क्रिकेट टीम थी तब कपिल देव ने प्ले किया था, जब मैच थी, कपिल देव एक बड़े, उसके बाद अजहरुद्दीन ने वो रोल प्ले किया। पाकिस्तान में इमरान खान को बहुत माना जाता है, स्टीव जॉब्स को ऑस्ट्रेलिया में बड़ा, हेंसी क्रोनी साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे जो प्लेन एक्सीडेंट में मारे गए, ही वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द इंडियन हिस्ट्री। फिर अरविंद डिसिल्वा थे श्रीलंका के, जो अच्छे कैप्टन थे, इनमें लीडरशिप थी। इनका गेम शायद अच्छा हो या ना हो, पर ये टीम को बूस्ट करते। तो ये एक अलग फील्ड है, अलग काम है। इंट्रोवर्ट बच्चों की पर्सनैलिटी को ना थोड़ा मिल के बात करके, उनको स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके, उनको खुश रख के उनको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ता है। कभी कभी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अच्छी होती है, वो कई फितनों से बचे रहते हैं, लेकिन अगर वो पर्सनैलिटी उनके लिए मुश्किल साबित हो रही है करियर में, लाइफ स्किल मैनेजमेंट में, तो उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हम लोग पर्सनल काउंसलिंग करते हैं ऐसे बच्चों को जो किसी को मिलते नहीं, घर में बैठे रहते हैं। कोरोना के बाद ये इसमें इजाफा हुआ है, बच्चे मोबाइल से चिटके रहते हैं, उनको मोबाइल से अलग करना ऐसा लगता है जैसे उनका दिल उनसे अलग कर रहा है, जान अलग हो रही है। तो उन बच्चों को मोबाइल से बचाना एक बड़ा टास्क है, और पूरी दुनिया इसके लिए परेशान है कि मोबाइल से कैसे बच्चों को बचाया जाए। धीरे धीरे इसकी स्ट्रेटेजी आ जाएगी, और अब ये समझना मुश्किल है कि वो इंट्रोवर्ट बच्चा ही है जो ऐसा कर रहा है। इंट्रोवर्ट की कुछ खास पर्सनैलिटीज की साइंस होती है, कुछ निशानियाँ होती है, वो अगर समझ में आती है, जैसे ये बच्चे बाथरूम में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, मेहमान आने पर घर के हॉल से भाग के बेडरूम में छुप जाते हैं, और जब माँ बाप बोलते हैं चलो सलाम करो तो सलाम नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते, शर्माते बहुत ज़्यादा हैं। कहीं बाहर नहीं जाते अम्मी अब्बा के साथ, शादी ब्याह में नहीं जाते, शादी में खाना खाने में उनको शर्म आती है, कुछ नए कपड़े पहने तो बाहर जाने में शर्म आती है। ऐसे बच्चे होते हैं, तो उनको थोड़ी सी काउंसलिंग करके किया जा सकता। अब तो माशरा भी ऐसा बना है ना कि अब न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है। पहले माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी सब लोग एक साथ रहते थे, घर में 15, 20, 25 लोग रहते थे, तो बच्चा घुल मिल जाता था। अब घर में देख रहा है अम्मी अब्बा है, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चा करेगा क्या? फिर वो टीवी देखता है, फिर वो मोबाइल देखता है। अगर माँ बाप दोनों जॉब पे हो तो बच्चा बात किससे करे? और फिर हमारे कमरे भी, अब दरवाजे भी बंद है, पड़ोसियों से भी हम बात नहीं करते। पहले तो ये होता था कि बच्चे को माँ बाप छोड़ के जाते थे, गली में कोई ना कोई खाना खिला देता था, बच्चा कहीं खो जाए तो कोई उसको छोड़ कर आता था। अब मैं देखता हूँ कि लड़के लड़कियाँ किसी होटल में बैठे गप लड़ा रहे हैं, कहीं गार्डन में छुप के बैठे हैं, कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे, तो कोई उनको मना भी नहीं करता, मना नहीं करता। पहले हम जब छोटे थे, तो जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनको पता होगा, तो पहले कोई लड़का लड़की के गले में हाथ डाले तो लोग बोलते थे ए कहाँ रहता है, क्या नाम है तेरा? अब वो ज़माना भी ख़त्म हुआ ना, तो लोनलीनेस बढ़ गया है, और ये बढ़ता जाएगा। ये पूरी दुनिया का मसला है। लोनलीनेस धीरे धीरे बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगा, डिप्रेशन के मरीजों में इजाफा होगा। साइकोलॉजिस्ट बहुत लगेंगे आने वाले 5 सालों में, भारत को 5 लाख साइकोलॉजिस्ट लगने वाले, और ईएनटी भी बहुत लगेंगे, क्योंकि ये जो ईयरफोन घुसाते हैं ना, तो वो 30 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड घुस जाता है
गाने वाने सुनते हैं, बहरे होने के चांसेस ज्यादा है। तो जो बहरा होता है ना वो गूंगा भी होता है, तो बोलने और सुनने में मसाइल बहुत आएंगे। और स्क्रीन के जो बहुत करीब है, मोबाइल के ऐसे, तो उनको ऑप्थेल्मोलॉजी के मसाइल आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा था पैरामेडिकल में चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल मोबाइल वाली नस्ल है, तो उसके मसाइल अलग। चलिए और कोई? एनडीए की पहले तो वेबसाइट देखो, उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी हेल्थ अच्छी बनाओ, हाइट वाइट अच्छी हो और अपना चेस्ट का साइज वाइज मुनासिब हो, जो एनडीए को लगता है। उसके बाद एनडीए की क्लासेस होती है। यहाँ पुणे में अनीस एकेडमी एक है, उनको हम जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, उनकी क्लासेस है। वैसे यहाँ पे पुलिस भर्ती और फौज भर्ती की बहुत सारी क्लासेस, चूँकि यहाँ पे कैंप का एरिया है तो बहुत सारी क्लासेस है वहाँ। 1 साल 2 साल आप पढ़ेंगे तो 12th के बाद एनडीए का एग्जाम आप पास करेंगे। ये डायरेक्ट एंट्री, प्रेक एंट्री इंजीनियरिंग से भी, और एक एंट्री मेडिकल से भी। इंजीनियर बन के भी आप एनडीए में जा सकते हैं, मेडिकल करके भी आप एनडीए में जा सकते हैं। वो बात की एंट्री थोड़ी मुश्किल है, नीचे से जाएंगे 10वीं के बाद से तो अच्छा रहता है। पहले वेबसाइट देखो, पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करो, फिर कोई अकेडमी में जाओ, वहाँ पे लोगों से मिलो तो आपको, या फिर डायरेक्ट किसी फौजी अफसर से मिलो तो सब बता देगा आपको, या कोई नेवी के अफसर से मिलो, या कोई एयरफोर्स वाले से मिलो तो ज्यादा अच्छा है। जी, क्या पूछ रहे थे? अच्छा सवाल है। इसमें मैं जेई और नीट वालों को क्या बोलता हूँ कि 12 पास कर लो और नीट का एग्जाम दे दो। तो नीट का एग्जाम देने पर आपको ये पता चल जाएगा, नीट जेई का एग्जाम देने पर क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि 1 साल मेहनत करके मैं कर लूंगी तो आपको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तब एंजाइटी और डिप्रेशन आता है। तो ये बच्चे की अपनी कैपेसिटी पर है कि वो अपने आप को जज करके मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यह किस पर डिपेंड होता है? जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो, टेस्ट सीरीज एक खरीदो, सस्ती आती है 2-3 हज़ार में, आकाश के सारे टेस्ट पेपर आ जाएंगे पुराने, उनको सॉल्व करो, आपको समझ में आएगा कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। खासतौर से फिजिक्स और मैथ्स। अगर आपको लगता है कि यार मेरे से होगा नहीं तो फिर ड्रॉप करो, जेई छोड़ के एमएचसीटी दो, तब भी आप इंजीनियर बन सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जेई करके ही आप इंजीनियर बनो, आप एमएचसीटी देकर भी बन सकते हो, आप डिप्लोमा करके भी कर सकते हो। अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं पास हो रहा है तो 1 या 2 साल के बाद अगर अपने को कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, डिप्रेशन नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये जो बिजनेस का जो काम है ना, बिजनेस शुरू करने का, उसके लिए हिम्मत लगती है। और ये जो कोर्सेस है ना, ये ऐसे लोगों के लिए जिनमें बिजनेस करने की हिम्मत नहीं होती, तो ये नौकरी करते हैं। असल तो ये है कि आदमी बिजनेस करे और कई लोगों को जॉब दे। अब इसके लिए 2 चीजें होती है। ये चीजें इंडिविजुअल लेवल पे ना हो तो एक कम्युनिटी लेवल पे हो सकती है। इसके लिए ना कम्युनिटी को आगे आना चाहिए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल गुजरात की चिलिया कम्युनिटी है। उनमें होता ये है कि 10 लोग मिलते हैं और 10 लोग मिलकर 10-10 रुपया निकालते हैं और 100 रुपये बन जाते हैं। उस 100 रुपये से एक होटल खोलते हैं, होटल का मुनाफा आता है, उसका 10-10 रुपया बांट लेते हैं और होटल में वो पैसा दोबारा लगा देते हैं। तो ऐसे 10 फैमिली मिलकर एक बिजनेस करती है। अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में लोगों में इत्तेफाक इतना नहीं है, भाइयों भाइयों में भी इख्तिलाफ होते हैं, इसलिए 2 भाई मिलकर भी एक बिजनेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से हमको नुकसान होता है। बिजनेस कलेक्टिव एफर्ट से होता है। बिजनेस में कई लोग लगते हैं, भांडवल लगता है, पैसा लगता है। तो बिजनेस करने के लिए कोर्सेज भी होते हैं। अब वो कोर्सेज सिर्फ आपको ये सिखाते हैं कि बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बिजनेस करते करते ही समझ में आती है। उसके लिए कोई कोर्स नहीं बना, उसके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है। आदमी हिम्मत करे। अच्छा, अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो फिर खुद ही कुछ शुरू करे, खुद ही शुरू करे। अरे कुछ नहीं अगर आता है ना तो मस्जिद के बाहर मिसवाक बेचे। एक महीने में समझ में आएगा कि मिसवाक बेचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी लगती। समझे आप बात? एक शख्स था, बच्चे ने कुछ पैसे मांगे तो बाप ने कहा कि पैसे तुझे नहीं दूंगा, तुझे टी शर्ट देता हूँ, टी शर्ट जाके बेच कर आ। तो टी शर्ट ले गया, लोगों को बोला कौन खरीदेगा कौन खरीदेगा, किसी ने नहीं खरीदा। दिन भर हो गया, वापस आया, बोला डैडी किसी ने नहीं खरीदा। तो बोले जाके बोलना कि बिजनेस फला फला शख्स का है, ये टी शर्ट फला फला शख्स का है। तो जब वो ये बोलने गया तो फिर कई लोग उसके पास आए कि हाँ लाओ हमको दे दो, हमको दे दो। फिर उसने कहा कि इस पे बड़े पेंटर से डिजाइन बनवा ले।
तो उससे एक बड़े पेंटर से जाके रिक्वेस्ट की, उससे डिज़ाइन बनाई, नीचे अपना नाम लिखा, तो उसने कहा देखो ये पेंटर ने डिज़ाइन बनाई। तो वो टी शर्ट जो $2 में बिकने वाला था वो $50 तक बिक गया। तो जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती है, जैसे आदमी बिजनेस करता है, जैसे जैसे अपनी चीज़ों को खूबसूरत बताता है, वैसे उसका माल बिकता है। ये सीखने से ताल्लुक़ रखता है, इसको सिखाया नहीं जाता, ये मुश्किल होता है। कोर्सेज तो है अभी, MBA क्या है, MBA बिजनेस सिखाता है, पर वो करके भी आदमी सीख नहीं पाता जब तक खुद बिजनेस ना कर। तो वही मैं बोलता हूँ, जिसको बिजनेस सीखना है वो एक क्या करे, 500 रुपए के 10-10 रुपए के पेन ले ले, और पेन लेके रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप में बेचे, तो उसको पता चलेगा एक काम कैसे होता है। कुछ कॉपियाँ खरीद ले 1000 रुपए की, वो बेच के दिखाए, 1000 से 2000 बनाए, तो उसको कॉन्फिडेंस आएगा। कोई कपड़ा खरीदे तो उसको आइडिया मिलेगा, अरे कुछ नहीं है तो मैंने कहा मिसवाक ही बेचे, टोपी बेचे, है ना। तो हो सकता है। दुनिया में तो लोग मिट्टी बेचते हैं, लोग पत्थर बेचते हैं। हमारे यहाँ हाजी अली दरगाह पे लोग पत्थर बेचते हैं और लोग खरीद लेते हैं, फिर घर जाके पता चलता है कि ये तो पत्थर था, इसमें कोई करामत नहीं। बोलते कि नहीं, इससे इसको पहनने से आप अमीर हो जाओगे। तो मैंने एक अंगूठी वाले से पूछा, यार तू कितने साल से मैं तेरे को देखता हूँ, तू अमीर क्यों नहीं हुआ, खुद ही पहन ले। नहीं समझे। तो अब ये बिजनेस तो बिजनेस है, आप चाहे जैसा करो, और वो आपकी नीयत पे डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते। चल, और कोई? एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप 10वीं के बाद डिप्लोमा करो, या तो 12वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा करो, या तो आप जेई दो और एरोस्पेस इंजीनियर बनो, 4 साल का बीटेक करो। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एरोस्पेस का कोई कॉलेज नहीं, एक ही कॉलेज है नागपुर में, तो वहाँ से आप करो। लेकिन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज काम नहीं करती है। तो जहाँ एयरपोर्ट है वहीं जॉब लगेगा। आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगे तो मिलिट्री वगैरह में जाओगे, वरना फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल है जॉब के लिए, और पैसे बहुत लगते हैं। कंटेंट क्रिएशन एक टैलेंट है, अगर आपको आता है तो आप काम करो। अगर आप एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हो, अगर आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, लिख लिख के भेजो, अपना ब्लॉग बनाओ, अपना फेसबुक अकाउंट, ट्विटर बनाओ, आपको लोग पसंद करेंगे, आपकी पंच लाइन पसंद आएगी तो फिर आपको लोग उठाएंगे। बहुत सारे लोग रहते हैं अच्छा कंटेंट राइटर आजकल बढ़ गए हैं। पॉलिटिकल जोक्स करने वाले, कार्टूनिस्ट है, राइटअप्स है, पोइट्री लिखने वाले हैं, लोग बढ़ गए, अच्छा काम कर रहे हैं। अब कैसा है, लोगों को, बच्चों का इतना सब्र नहीं है, वरना BSc MSc करके नेट करेंगे अगर आप, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें एक होता है JRF, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें गवर्नमेंट रिसर्च के लिए पैसे देती है, 2 साल रिसर्च आप कर सकते हैं, PhD भी करते हैं। पर अब बच्चों में उतना ठहराव नहीं है, हर एक को जल्दी पैसा कमाना है, इसलिए रिसर्च में कुछ हो नहीं पा रहा है। यही वजह है कि पिछले 30-40 साल में भारत में कोई नई चीज़ ईजाद नहीं हुई, सारी चीज़ें बाहर से ईजाद होकर आ रही हैं, क्योंकि बाहर रिसर्च का फंड बहुत है। अपने यहाँ भारत में रिसर्च के लिए मौके कम होते जा रहे हैं, फंडिंग भी कम होती जा रही है, इसलिए कोई आज़ादाना रिसर्च करने वाले को कोई सपोर्ट नहीं। हाँ, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट पकड़ते हैं तो वहाँ आप ये काम कर सकते हैं। डेडिकेटेड बच्चा हो, आइजर, नाइजर, BRC, TIFR, TISS ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए तो रिसर्च में करियर बना सकता है। और रिसर्च में करियर होना चाहिए, नई चीज़ ईजाद होनी चाहिए, तो नए मौके मिलते हैं, नई नौकरियां बनती है, अच्छा काम होता है। बच्चों को सब्र नहीं है, माँ बाप को सब्र नहीं, इसलिए मुश्किल होता है। स्कूल लाइफ से प्रिपरेशन करने के लिए CBSE बोर्ड से पढ़ना पड़ेगा। तो CBSE बोर्ड से अगर नहीं पढ़ते तो CBSE की बुक्स पढ़े, 9, 10, 11, 12 ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी बुक्स पढ़े, हिस्ट्री वगैरह, और फिर 12th के बाद बाकायदा पढ़ाई शुरू करें। तो 3 साल तक BA BSc करेंगे, तब तक पढ़ाई हो जाती है। स्कूल लाइफ से 9th से पढ़ाई शुरू करना चाहिए CBSE बोर्ड, तो फिर UPSC की पढ़ाई हो जाती। हार्डवर्क करेंगे तो। क्लासेस भी आजकल आपके पुणे से बहुत सारे ऑनलाइन लोग चला रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके तैयारी करो, धीरे धीरे तैयारी करते रहना। बाद में फिर ग्रेजुएशन के बाद 1 साल रेसिडेंशियल कोचिंग कर दा तो फिर UPSC हो जाएगा। फिनिश। मैं ये बता के ख़त्म करूँ, आप लोगों को मैं बता रहा था कि ऐसी कौन सी 10 फील्ड है जिसमें फ्यूचर में करियर के मौके निकलने वाले हैं। ये इंडिया टुडे की एक रिसर्च है, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को इन्होंने ये मैगजीन लॉन्च की थी।
तो इसमें पहला करियर जिसको इन लोगों ने बहुत अहमियत दी है वो है कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस में कुछ फील्ड स्पेसिफिक है, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे सेमीकंडक्टर। ये 3 फील्ड में बहुत ज्यादा बूम आएगा। सेमीकंडक्टर्स मतलब मोबाइल छोटे से छोटा होगा, वॉच छोटे से छोटी होगी। हो सकता है अगले 4-5 सालों में मोबाइल जो है वो ये हेडसेट खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाएगा और ऐसा रिंग रहेगी, वो रिंग से आप एक इमेजिनरी स्क्रीन बना के मोबाइल पे टाइप कर लेंगे। अगर आप 6th सेंस टेक्नोलॉजी गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको वो टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसमें एक लॉकेट पहना है और यहाँ पर एक कैमरा है और कैमरा मोबाइल के सारे फंक्शन करता है। आपके हाथ पे स्क्रीन बनती है, ऐसा करके ऐसे आप डायल करते हो। तो सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये फ्यूचर के करियर में है, नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिकेशन में वायरलेस टेक्नोलॉजी। और जैसे ये कैमरा मेरी तकरीर आगे बढ़ा रहा है, वाईफाई से आगे चल के लाईफाई आएगा। मतलब लाईफाई का मतलब लाइट की स्पीड से ये डेटा जो है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरा वीडियो है वो जाएगा। या ये कि जैसे भारत अलायंस है, कैपजेमिनी है, ये लोग इस पे काम कर रहे हैं कि लाईफाई मतलब इतना स्पीडिंग हो जाएगा डेटा कि आपको फिर बहुत सारे चीज़ें डाउनलोड करने में आसानी हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ने वाली है। तीसरा, डिफेंस में 3 चीज़ें बहुत बढ़ने वाली है। एक है इंजन, मतलब मोटर इंजन जो है एयरप्लेन का इंजन, एयरक्राफ्ट का, एक ड्रोन्स और एक साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में इतने मौके हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं कर सकता। साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छा करियर है कंप्यूटर साइंस। तो ये 3 चीज़ों में करियर्स है। उसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट में बायोफ्यूल, ग्रीन एनर्जी, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, टॉर्कोइज हाइड्रोजन, ये सब नई टेक्नोलॉजी है, नए आलात है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के अलावा दूसरे एनर्जी सोर्सेस को यूज किया जाता है। ई कॉमर्स बहुत आगे बढ़ रहा है, जिसमें कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, जिसमें पेटीएम है, जीपे है, ओपन बैंकिंग है या रियल टाइम पेमेंट है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसमें भी करियर के अच्छे मौके हैं। चौथा, ट्रांसपोर्ट में स्पीडिंग रेल आ रही है, ये स्पीड हाईवेज आ रहे हैं और स्मार्ट रोड आ रहे हैं। पहला स्मार्ट रोड लॉन्च होने जाएगा मुंबई में 6 महीने बाद। देखिए इलेक्शन के बाद स्मार्ट रोड लॉन्च होगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुंबई पुणे हाईवे ही होगा, जो स्मार्ट वे से आपको बताएगा कि ट्रैफिक कितना है, कितनी देर के बाद आपको क्या करना है, क्या स्पीड से चलाना है, आपको एआई इनेबल्ड कर देगा। तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। या तो ये कि हो सकता है अगले 2-3 साल बाद मैं यहाँ आऊँ तो एक फ्लाइंग टैक्सी टेस्ला की मुझे लाए और सीधा यहाँ पर एक हेलीपैड हो आजम कैंपस में, वहाँ मुझे उतार एक आधे घंटे में। तो इस वक्त अभी आने के लिए मुझे फजर से पहले उठना पड़ा, फजर पढ़ के कैसे 4 घंटे में हम लोग आए। अब वो मसला नहीं रहेगा। 2026 में टेस्ला फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करने वाला है भारत, एलन मस्क। तो उड़ के हम लोग, वो सस्ती होगी टैक्सी, करियर आएगा, टैक्सी के स्टैंड बनेंगे, टैक्सी रिपेयर होगी, है ना, उसके विंग्स बनेंगे, उसके ड्राइवर होंगे, उसके टेक्नीशियन होंगे, उसके लिए मैप लगेगा, गूगल मैप के लोग लगेंगे, उसका कंट्रोल टावर होगा, उसका अगर वो गिरेगा तो इंश्योरेंस होगा, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। नहीं समझे? जो लोग उसमें सफर करेंगे उनसे जो रेवेन्यू आएगा उससे उसको और मजबूत किया जाएगा। हजारों, हर जगह हेलीपैड बनेंगे, छोटे, और ये इतने हेलीपैड पे एक टैक्सी उतर जाएगी। टैक्सी मतलब वो चारों तरफ ड्रोन के वो होंगे और बीच में 2 लोग या 4 लोग बैठे होंगे, 4 लोगों की टैक्सी होगी। धीरे धीरे उसको 8 लोगों तक एक्सटेंड किया जाएगा। फिर हो सकता है मेरे मरने तक और आपके बूढ़े होने तक फ्लाइंग बस आ जाए, पूरी लग्जरी उड़ने लगे। ठीक है, तो बहरहाल ई गवर्नेंस पे काम हो रहा है, मतलब ओपन सोर्स क्लोज सोर्स। आप नहीं देखते आधार कार्ड बनाओ, नहीं सुनते, अरे किधर बनाओ, तो इधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर उधर लाइन लगाओ, लाइट का बिल भरो। अब सब किस पे हो रहा है? कंप्यूटर। अब हमको वो आधार कार्ड का जो नंबर मिला है उसके पीछे जहन ये था कि एक ही नंबर पे सब हो जाए, आप जिंदा हो या मरो, आपके मरने के बाद भी वो आधार कार्ड से आपकी पहचान आ जाए, आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में हो। अब जो नहीं हम जाते इंस्टीट्यूट पे,
ला एलसी का जेरोक्स ला, मार्कशीट का ला, अब्बा का ला, अम्मी का ला, दादा का ला, चाचा का, क्या तमाशा लगा है। एक डॉक्यूमेंट, एक पीडीएफ बनाओ, एक डिजी लॉकर में डालो, मेरा आधार कार्ड स्कैन करो, सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। मार्कशीट लेने भागो, उधर लाइन लगाओ, उधर, ये क्या तमाशा है। 21st सेंचुरी, नहीं समझे। एक आदमी है, इंतकाल हो गया रेलवे स्टेशन पे, कौन है ढूंढो, इधर फोटो भेजो, उधर व्हाट्सएप भेज रहे हैं, उधर क्या है, उसकी आंखों को स्कैन करो। लंदन में हर बच्चा पैदा होता है, आंख का स्कैन होता है, फिंगरप्रिंट का स्कैन होता है, कहीं भी आदमी की बॉडी मिली, आंखों का स्कैन करो, पूरी डिटेल कंप्यूटर पे आती है। आधार कार्ड का मकसद वही था। क्या तमाशे हो रहे हैं उसके साथ, देख रहे हैं आप, बराबर। तो हर चीज ऑटोमेटाइज्ड करने के लिए विल पावर लगती है, हिम्मत लगती है। अब आप बोले हिंदुस्तान बहुत बड़ा आबादी वाला मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी में पॉसिबल नहीं है, तो चाइना में कैसे पॉसिबल है? चाइना में कैसे पॉसिबल है? चाइना कर रहा है ना, अपने साथ ही उसकी पॉपुलेशन है ना, बराबर। मेरा मशीन लर्निंग बहुत आगे जाएगी। जैसे मैं अभी आज तकरीर कर रहा हूं, हो सकता है 2 साल बाद मैं आऊं और आप लोग यहाँ बैठे हो, तो मैं क्या बोलने वाला हूं ये मशीन लर्निंग आपको बता दे। प्रेडिक्टेबल स्पीच मेरी क्या हो सकती है, मतलब एआई आपको बता देगा कि मैं क्या बोलने वाला हूं। और मैं नहीं भी आऊंगा तो मेरा होलोग्राम रहेगा, होलोग्राम। मैं घर पे बैठ के तकरीर करूंगा कोट पहन के एसी में, अच्छे से, इतना गर्म बहुत हो रहा है, और यहाँ होलोग्राम रहेगा मेरा, जो आपको लाइव वो हो जाएगा। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, खाली आप सुन लीजिए नाम, फिर आगे क्या है ये पता चल जाएगा। फिर एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया, स्मार्ट फार्मिंग है, क्रॉप मैनेजमेंट है। और अब वो मैल्थस की थ्योरी गलत साबित हुई कि दुनिया की आबादी जितनी है उतना खाना नहीं है। खाना दुनिया की आबादी से 3 गुना है। लोगों को खाना इसलिए नहीं मिलता है कि कुछ लोगों का खाने के जरायों पे कब्जा है। खाना महंगा नहीं है, जिन लोगों का कब्जा है वो लोग हम तक पहुंचने नहीं देते हैं। जैसे अभी मैं ये महसूस करता हूं कि 10 साल पहले मैंने जो रत्नागिरी का हापुस खाया था, अब मैं खा ही नहीं पाता हूं। तो मैंने किसी से पूछा रत्नागिरी जाके, भाई तेरा हापुस तो खिला, बोले वो सब एक्सपोर्ट हो जाता है। मैं बंबई में भाव का धक्का जाता हूं, जैसी पापलेट फिश पॉम्फ्रेट हम पहले खाते थे अब नहीं मिलती है, तो बोलते अब मिलती नहीं, अब सीधे ये दुबई आती है। जो टाइगर प्रॉन हम खाते थे पहले, अब वो रेट पे मिलता ही नहीं, देखने में नहीं मिलता। इतना बड़ा टाइगर प्रॉन या श्रिम्प आते थे बड़े बड़े, अब नहीं मिलते, तो सब एक्सपोर्ट हो जाते हैं। तो कब्जा है ना, मेरे देश में बनने वाली चीजें मुझको ही खाने नहीं मिल रही है ना, बराबर है। तो ये तो नाइंसाफी की वजह से है, वरना खाने की कमी दुनिया में नहीं है। स्मार्ट फार्मिंग जब आएगी ना, तब हर घर में गार्डन होगा, और कम से कम आप अपना डेली चीजें वहीं पर बना पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। हेल्थ केयर बहुत आगे जाने वाला है। अब अगर आप देखते हैं कोरोना के बाद कैसी मारामारी थी, तो हेल्थ केयर में बहुत आगे काम होगा। हेल्थ केयर आगे जाएगा, दवाएं बनेगी, फार्मेसी आगे जाएगी। आखिरी चीज एजुकेशन है, जिसको हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। एजुकेशन में बहुत मौके हैं। जैसे मैं एज ए काउंसलर काम करता हूँ, मेरे पास बहुत काम है। अब वो अलग बात है कि मैंने चूज किया कि मैं वो काम सोशल वर्क के नाम पे करूँ, वरना इसमें भी पैसा बहुत सारा हम कमा सकते हैं। ऑनलाइन डिग्रीज है, ऑनलाइन लेक्चर्स है। मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स है जो हमारे दोस्त रिकॉर्ड करते हैं, उसको फैलाते हैं। अब मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेस का भी ऐलान करूंगा, तो जो बच्चे कोर्सेस लेंगे, जिसको काउंसलर बनना है, उसके लिए हमने कल ही एक वीडियो भेजा है कि काउंसलर कैसे बनते हैं। फिर हम बताएंगे कि डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अलग अलग प्रोफेशन के अलग अलग वीडियो हम इंशाल्लाह बना रहे हैं। तो आप अगर मेरे नाम से यूट्यूब चैनल सर्च करके सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको करियर की इंफॉर्मेशन मिलती है इंशाल्लाह। और आप वो सब्सक्राइब करेंगे तो मुझको कोई फाइनेंशियल फ़ायदा इस वक्त नहीं है, तो आप बेफिक्र रहिए। मैं आपके क्लिक से मैं पैसा कमाने वाला नहीं, खाली ये कि ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुँचेगा जो गलती से गलत डिसीजन लेके लाखों रुपया अपना बर्बाद करते हैं। क्योंकि हम लोग पहले से ये काम कर रहे हैं एसआईयू के थ्रू, तो हमारी ये नीयत नहीं होती कि किसी को फंसा के किसी कोर्स में दाखिला दिला दिया जाए। इसीलिए मैंने यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट की या किसी कॉलेज की तरफदारी या उसकी मार्केटिंग नहीं की है। एजुकेशन अच्छी फील्ड है, एजुकेशन में हमेशा मौके रहेंगे। और मशीनें कितनी भी तरक्की कर ले, तभी ह्यूमन टच को वो ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे की पहली दर्सगाह माँ है, तो माँ जब तक बच्चे को लोरियाँ सुनाती रहेगी, तब तक आईटी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझे आप बात? माँ जब तक उसको किस्से सुनाती रहेगी, माँ जब तक उसको ये बताती रहेगी कि चांद पे परियां रहती है, तब तक उस बच्चे का कोई नुकसान नहीं हो सकता। असल तो है कि माँ ने बताना छोड़ दिया कि चांद में एक बुढ़िया है जो चरखा काट रही है,
वो कहानियां माओ ने बताना छोड़ दिया, माँ साइंटिफिक हो गई। तो इतनी साइंटिफिक माँ की हमको जरूरत नहीं थी, हमको वही माँ चाहिए जो लोरी सुनाए, तभी बच्चे की तरबियत होती है। बाकी पढ़े लिखे तो दुनिया में सब लोग हैं। आप देखेंगे दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है जहाँ 100% लिटरेसी है, वो 100% चोरबाजारी है। और दुनिया के जाहिल ममालिक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जब एक सर्वे किया गया कि दुनिया के खुशहाल ममालिक कौन से हैं, तो साउथ अफ्रीका के ममालिक का नाम आया, जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिनका पेट्रोल नहीं है, जिनका खाने को अनाज नहीं है, वो बहुत खुश थे बनिस्बत अमेरिका, जापान, चाइना, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, जिसके खाने के ढेर लगे। तो खुशी क्या चीज है? वो डिग्रियों से अलग चीज है। और जिंदगी में क्या हासिल करना है वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी डिग्रियों पर नहीं। तो डिग्रियों के गुलाम मत बनिए, अपने अंदर के आदमी को पहचानिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपने अंदर के छुपे हुए इंसान को पहचानिए, डिग्री के फरेब के पीछे मत जाइए। एज ए करियर काउंसलर अब मैं ये बोलने लगा हूं कि डिग्रियां तो सिर्फ एजुकेटेड होने की निशानी है। आदमी इंसान तब बनता है जब वो इंसानी दर्द को पहचानता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी बात खत्म करते हैं। ये मोबाइल नंबर है, बराए करम नोट कर ले, ईमेल आईडी नोट कर ले, फोन ना करें और व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज भेजें। तो चूंकि पूरे हिंदुस्तान से फोन आते हैं तो उठा नहीं पाता, अभी कम से कम 30-40 कॉल अभी तक आ गए, तो अभी 40 लोगों को कॉल बैक करने का वक्त नहीं। तो ये लोग अगर मुझको वॉइस मैसेज भेजे तो वॉइस मैसेज पे रात में 1 घंटा जाग रहा हूँ आजकल, 11 से 1 बजे रात तक, तो सबको वॉइस मैसेज पे आंसर भेजता हूँ। फिर दिन भर फोन उठाऊंगा तो खा पी नहीं पाऊंगा, है ना। तो और अभी तक अब ऐसा नहीं हुआ कि अपना क्लोन बन जाए तो काम हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। अभी टेक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की। तो खुश रहिए, अपने दिल की आवाज़ को पहचानिए, आबाद रहिए। जिन लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उनका शुक्रिया कि उन लोगों ने कम से कम एक कम ही क्राउड को, लेकिन मुझको यहाँ बोलने का मौका दिया। आप लोगों ने बहुत बगौर इस बात को सुना और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपको करियर में अच्छे मकाम पर पहुँचाए, जो आपकी ख्वाहिश है उसको पूरा करे और इस प्रोग्राम को ज़्यादा दूर तक पहुँचाए और लोगों को इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया।